अब मैं आमंत्रित करती हूं उस वैज्ञानिक चेतना को जिन्होंने विश्व पटल पर भारतीय कृषि का लोहा मनवाया है। पद्म भूषण डॉक्टर R.S. परोदा जी को। आप ग्लोबल एग्रीकल्चर साइंस में एक बड़ा नाम है और ICAR के आप DG रह चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत जोरदार तालियों से एक बार फिर से स्वागत कीजिए। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित महानुभाव, सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम यहाँ रूरल वॉइस की 5वीं सालगिरह पर एकत्रित हुए हैं और ये एक बहुत, मैं समझता हूँ कि अच्छा कदम जो हरवीर जी ने उठाया। जब हमने टास्क बनाई थी तो यही विचार था कि हाउ टू लिंक साइंस टू सोसाइटी। तो साइंस टू सोसाइटी थ्रू पॉलिसी एडवोकेसी, पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टनरशिप। पर महसूस ये हुआ कि एक माध्यम की आवश्यकता है जो किसानों तक पहुंच सके और जो कुछ पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, जो कुछ नई बातें होनी चाहिए, नवाचार होना चाहिए, किसान को सक्षम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए उस टाइम हरवीर सिंह जी सोच रहे थे कि क्या किया जाए। ये प्रिंट मीडिया से आए थे और नई शुरुआत करना चाहते थे और हमने कहा कि ऐसी शुरुआत कीजिए जिससे आप किसानों से ज़्यादा जुड़ सकें। और किसानों की अगर आज बात देखी जाए तो मैं हरियाणा किसान आयोग का अध्यक्ष रहा और हरित क्रांति के किसान थे। उन सबसे बुला के पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए। कहते हैं जी हमें ना सब्सिडी चाहिए, हमें तो अच्छा ज्ञान चाहिए। और ज्ञान भी वो नहीं कि जो आप हमें कहो, हमें दिखा दो। सीइंग इज़ बिलीविंग। और नई बात क्या है, वो नहीं कि जो हम कर रहे हैं वही, जैसा अभी जो है हमारे रमेश चंद्र जी ने कहा कि वही ना करते रहें जो हम करते आए हैं, पर कोई नई बात उसमें हो तो विविधीकरण हो, आधुनिकीकरण हो और नए जितने भी आविष्कार हो रहे हैं उनको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो हरित क्रांति भी एक इनोवेशन लेड थी। नए बीज आए, उसके लिए किसानों ने मिलके बड़ा योगदान दिया। सरकार की पॉलिसीज़ अच्छी रहीं। तो जब सब चीज़ों का समावेश होता है तो चाहे कितनी भी आपदा हो उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम कहते तो आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अभी भी है, क्योंकि करीब 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट है कृषि के ऊपर और या मतलब लिंक्ड जितने भी और एक्टिविटीज़ हैं उस पर। तो पर हमने कभी कृषक को प्रधान नहीं बनाया और ये एक बात बहुत ज़रूरी है जिसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। सरकार ने सोच शुरू की है। मंत्रालय का नाम भी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ फार्मर्स वेलफेयर जोड़ा है। तो कम से कम एक शुरुआत तो हुई, किसान के बारे में कुछ शायद सोचा जाए। उसके साथ साथ दूनी इनकम की बात हुई, जो नीतियों में बातें ला रहे हैं, रमेश जी ला रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि अब हमें जो है वही बातें नहीं करनी चाहिए। तो ग्लोबल लेवल पे भी हमने जब कॉन्फ्रेंसेस की तो ये बात उभर के आई कि एक तो स्मॉल होल्डर फार्मर्स की दुविधाओं को आगे रख करके जो भी सोच या जो है आगे रिसर्च होती है उसके बारे में सोचा जाए। और दूसरा कि ये क्रॉप एंड कमोडिटी के साथ जो काम कर रहे हैं उसको हटा करके अब फार्मिंग सिस्टम की तरफ लाया जाए। तो इनकम तभी बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब मेरे पास में दूध भी हो, मेरे पास में जो है चारा भी हो, मेरे पास में
फसलें खाने के लिए भी हों, और अब वो संभावना आ गई है कि सिर्फ पैदा ही नहीं किसान को करना है, किसान को जो है अब अपने आप को बाज़ार से भी जुड़ना है। तो जब किसानों की बाज़ार की जुड़ने की बात आई तो मैंने कुछ मंडियों में, हरियाणा में जो है वो फार्मर्स मंडी और दुकानें कंस्ट्रक्ट करवाई, और कंस्ट्रक्ट कराने के बाद में कहा कि भाई किसान भाइयों आओ, आपको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी दी जाएंगी, और मार्केट जैसे बाहर विदेशों में फार्मर्स मार्केट लगते हैं, आप भी आकर के, और बड़े बड़े शहरों में जैसे करनाल है या पंचकुला है या रोहतक है, तो आप आकर के और अपना सामान यहाँ बेचिए। तो किसान लोग आगे आए ही नहीं, तो उनको बुला के पूछा क्या बात है, कहते हैं साहब पैदा करना तो आता है, बेचना नहीं आता। बेचने के लिए हमारे बच्चों को सक्षम कराइए, तराजू हाथ में कैसे ली जाती है, भाव कैसे तोला जाता है, और तो हमें अब बाज़ार से जुड़ने के लिए एक ये भी है कि युवाओं को आगे लाने की आवश्यकता होगा, चाहे वो युवतियाँ हों चाहे युवा हों, और युवाओं का योगदान बहुत है। फिर किसानों से कहा और आपकी क्या प्रॉब्लम है, कहती है हमारे बच्चों का खेती में रुझान नहीं है, तो इनको खेती में कैसे रखें, ये एक हमारी बड़ी समस्या है। आगे कौन खेती करेगा? तो अगर हम कह रहे हैं कि किसान को आत्मनिर्भर करना है, तो जब बच्चों से बात की तो कहते हैं जी खेती तो हम कर लेंगे, पर साहब ये बताओ कि हम अपने बच्चों को उसी स्कूल में भेज पाएंगे जिसमें आपके बच्चे पढ़ते हैं? तो प्रश्न ये है कि इश्यूज़ हैं, और किसान को आत्मनिर्भर करने के लिए एक तो मिडल मैन उनकी जो है एक्सप्लॉयटेशन करता है मंडियों में। तो हमने कहा भाई ये APMC एक्ट है, इसको ज़रा थोड़ा ओपन करो ताकि एटलीस्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स तो जो है वो कहीं भी किसान बेच सकता है, वो मंडी में ही जाके क्यों, ये ऐसा क्यों कानून है? या फिर ये जो पहले के कानून थे कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, तो अगर आपके पास में ज़्यादा हो गया तो आप जो है उसको कहीं और बेच नहीं सकते। तो ये पुराने टाइम के थे जब हमारे पास में अनाज नहीं था, बाहर से मंगाते थे, और अनाज भी खरीदने का समय नहीं था। वो मेरा टाइम था जब मैं PhD कर रहा था। आज हम 20 मिलियन से 30 मिलियन टन का अनाज, चाहे गेहूँ और चावल बाहर भेजते हैं, और करीब करीब 55 बिलियन US$ की एक्सपोर्ट इंडिया कर रही है। हमारी क्षमता है कि हम आत्मनिर्भर तो हो ही गए हैं। मैं समझता हूँ कि जिसमें भी आप देखो, चाहे आप दूध के साइड में देखिए, चाहे आप मछली उत्पादन में देखिए, चाहे आप फलों और सब्जियों में देखिए, हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2 हर जगह हैं। पर अगर हमारे पास इतना बड़ा मार्केट खुद का नहीं होता और हम कंज्यूम खुद नहीं करते तो क्या होता? न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अगर एक्सपोर्ट नहीं करें तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उनकी सर्वाइवल, चाहे वो अमेरिका के भी फार्मर हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएँ तो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमें अब देखना होगा कि एक तो उनके लिए जो है, जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें मार्केट को ओपन कैसे किया जाए, क्या पॉलिसीज़ हों, और पॉलिसी का मैं समझता हूँ बड़ा योगदान है। जहाँ रमेश चंद जी नीति आयोग में कार्य करते हैं, पॉलिसी नहीं होती तो ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ होता, पॉलिसी नहीं होती तो वाइट रिवॉल्यूशन नहीं होता, और अगर एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं किया जाता तो हमारा ब्लू रिवॉल्यूशन भी नहीं होता। तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो भी बाहर, आज हम 7 से 8 बिलियन US$ का जो है वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहने की बात यह है कि किसान के अंदर क्षमता है, किसान को और सक्षम करने की आवश्यकता है, और तकनीकियों की आवश्यकता है। तकनीकियों में हमारा
जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है बहुत सुदृढ़ है। दुनिया में माने हुए कई औरों से हम बहुत आगे हैं और लोग हमारी नकल करते हैं और हमारे पास नई तकनीकियां हैं, पर उन तकनीकों को अब आगे ले जाने के लिए वो ऐसा नहीं है कि सारी तकनीकियां वो मिराकल व्हीट और मिराकल राइस हैं जो ऑटोमेटिकली किसान अपना करके एक दूसरे को दे करके फ़ायदा ले लें। तो हमें एक तो एक्सटेंशन की आवश्यकता होगी। एक्सटेंशन सिस्टम हमारा कमज़ोर है, सूक्ष्म करने के लिए गवर्नमेंट में एक्सटेंशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन कन्वर्जेंस की बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत कुछ हम दे रहे हैं पर आपस में मिल के काम करने वाली बात, चाहे वो विद इन ICR भी है तो एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट से मिल कर के कार्य नहीं करता, तो साइलोज में सब काम कर रहे हैं। अब एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री 7 मिनिस्ट्रियों में बदल गई। पहले एक हुआ करती थी, फिर वाटर की हो गई, फिर फर्टिलाइज़र की हो गई और एनिमल हस्बेंड्री को भी बाहर कर दिया। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि किसान को सक्षम करने के लिए ये सारे कुछ इकट्ठे होने चाहिए। तो पॉलिसी की जहाँ बात आती है तो मैं आज की बात नहीं कर रहा, जब मैंने ICR को संभाला था उस समय हमने पहला कदम लिया था कि भारत की एक जो है कृषि की पॉलिसी होनी चाहिए। पहली पॉलिसी भारत की हमने उस टाइम पुटअप की थी पार्लियामेंट में और वो 2095 से लेकर के 5 साल तक उसका डिस्कशन होता रहा और 2001 में अप्रूव हुई। स्वामीनाथन साहब ने बाद में अपनी रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा कि फार्मर्स के लिए भी एक पॉलिसी होनी चाहिए। अब वो पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हुई पर उन्होंने कहा सुझाव रहा वो 2007 का, तो एक फार्मर्स पॉलिसी भी रही। अब क्वेश्चन ये है कि आज 25 साल हो गए इन तीनों बातों को और उन पॉलिसीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता। उसमें क्या लिखा हुआ है, कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ नहीं पहुँचे हैं और आगे हम कहाँ जाएंगे। और अब एक तो ज़रूरत है कि हम दोबारा एक पॉलिसी बनाएं जो फार्मर्स भारत की कृषि और फार्मर्स की जो है वेलफेयर की एक पॉलिसी हो। वो पॉलिसी एक होनी चाहिए। एक किसानों की बात, किसान सड़क पे आए तभी हम सुनेंगे। किसानों की बात सुनने का माध्यम क्या है, उसके लिए क्यों ना हम एक जो है जैसे स्टेट में एग्रीकल्चर कमीशंस हैं, फार्मर्स कमीशन, एक नेशनल फार्मर्स कमीशन क्यों नहीं हो सकता। रही प्रॉब्लम कि स्टेट और जो है वो क्योंकि एग्रीकल्चर को एक स्टेट सब्जेक्ट माना गया है तो कई बातों को हम डिसाइड नहीं कर पाते, स्टेट को करना होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन फिर वहाँ ज़रूरी है, चाहे वो बीज है चाहे वो फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र पे तो गवर्नमेंट कर रही है, अब बीज को भी अब एक्ट में वो ला रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल उसको थोड़ा सा करेगी एट नेशनल लेवल। पर इन बातों की जो प्रॉब्लम पानी की है तो पानी अगर पंजाब का है हरियाणा में नहीं आ रहा और अगर कर्नाटका का है तो तमिलनाडु में नहीं जा रहा। तो इन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक जैसे GST की आपकी जो है नेशनल जो आपका कमीशन है ऑन GST, उस तरह का एक एग्रीकल्चर जो है कमीशन ऑन होना चाहिए जो एट द हाईएस्ट लेवल और जिसमें सारी पॉलिसी की बातों को डिस्कस करके और डिसाइड किया जाए और तभी वो किसान आगे बढ़ पाएगा। किसानों को बहुत सी चीज़ें दी जा रही हैं, देने के लिए मतलब 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, पर वो 6,000 रुपये वो किस चीज़ के लिए काम ले रहा है। हमें तो किसान को जो हमारी सब्सिडी है, हमारी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जो सब्सिडी हम दे रहे हैं उस सब्सिडी को आप इंसेंटिव में कन्वर्ट कर दो। अब अगर मैं राजस्थान में हूँ और मुझे अपने खेत में जो खार है और उसमें मुझे जिप्सम चाहिए तो मुझे तो कोई किसी का फ़ायदा है नहीं, मैं जिप्सम अगर डालूँ। और सरकार कहती है कि नाइट्रोजन या फॉस्फोरस ही लोग फ़ायदा देंगे। तो सॉइल टेस्ट करके जो मुझे चाहिए वो अगर मैं डाल के और किसान आगे बताता है कि ये मुझे चाहिए तो उस तरह से उनको लिंक करने की आवश्यकता है।
बहुत कुछ कहा जा सकता है, समय का एक्चुअली अभाव है और काफ़ी लोगों को बोलना है। मुझे 10 मिनट के लिए कहा था, तो मैं 2-4 बातें बस करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक तो समय आ गया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने की बहुत आवश्यकता है। अब हर चीज़ सरकार करे वो कृषि में संभव नहीं है, और अब हम कहते हैं कि चलिए आप फर्टिलाइज़र कम डालिए, तो फर्टिलाइज़र कम डालिए तो बायो फर्टिलाइज़र कहाँ है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, कौन करेगा, उसकी क्वालिटी कौन चेक करेगा। हमने इतने सॉइल हेल्थ कार्ड दे दिए, उनका टेस्ट कहाँ हो रहा है, सीड बन रहा है तो सीड की क्वालिटी टेस्ट कौन कर रहा है। तो ये प्राइवेट सेक्टर को हमें आगे लाना होगा। जैसे हम अपना ब्लड टेस्ट भी तो प्राइवेट जो है वो उनसे करवा लेते हैं। तो ये, और एक अब मैं चाहता हूँ कि मुझे नई टेक्नोलॉजी लानी है, मैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, मुझे उसमें बहुत फ़ायदा है, पर उसकी टेक्नोलॉजी को किसान को समझाने के लिए उसको फर्टिगेशन क्या होगा, उसमें कितना जो है वो फर्टिलाइज़र डालना है, किस टाइम में कौन सी बीमारी आ गई उसका क्या इलाज है, और उसके अंदर उसको मार्केट से लिंक करना है। तो ये सब बातें अगर नहीं हैं तो वो वहीं पे हताश हो जाएगा और आगे सक्षम नहीं हो पाएगा। तो आत्मनिर्भरता की तरफ कृषि में भारत काफ़ी आगे आया है, और इसके लिए सभी को बधाई। और आगे जो किसानों तक नॉलेज पहुंचाने की बात है, उसमें मीडिया का हरवीर जी की जितनी तारीफ़ करें मैं समझता हूँ कम है, और इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो साधन होने चाहिए। गवर्नमेंट के भी जो डिजिटल एग्रीकल्चर से रिलेटेड या ई-नाम जो रमेश चंद जी के समय में शुरू हुआ है, तो ई-नाम का फ़ायदा अब मैं अपने बेचना चाहता हूँ आंवले, मैं भी किसान हूँ, मेरे आंवले बेचने के लिए वो एक मिडल मैन है, उसको पता है कि कहाँ बिकना है, तो वो आकर के और कॉन्टैक्ट करता है, और मैं पूछता हूँ कहाँ जा रहा है, कि जी ये बेंगलोर जा रहा है। दूसरी बार कहता हूँ ये ट्रक कहाँ जा रहा है, कहता जी ये बॉम्बे जा रहा है। अब मुझे तो पता है नहीं वो कहाँ जा रहा है, और उसको कितना फ़ायदा मिल रहा है। मुझे तो वही 10 रुपये पहले मिला करते थे, अब ज़्यादा 15 रुपये मिलने लगे किलो के, और मार्केट में 100 रुपये है। तो सवाल ये है कि किसान को सक्षम करने के लिए उसे नॉलेज पहुंचानी होगी, उसको और साधन उसके जुटाने होंगे, और उसके साथ साथ अगर उसको बायोपेस्टिसाइड की बात है तो ठीक है, पेस्टिसाइड कम डालो। अब तो हमें जैसा कहा गया कि एक तो सोच बदलनी है, दूसरा ये है कि अब हमें करके आगे बढ़ना है। तो वॉक द टॉक, सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, तो अब हमें कुछ एक्शन की आवश्यकता है, और अच्छी पॉलिसीज़, जो पॉलिसीज़ में अभी भी कहीं जहाँ जहाँ कमियाँ हैं उनको हम सुधार सकते हैं। और जितने प्रोग्राम गवर्नमेंट के हैं वो एक बार देखा गया, मैं भी उसमें एसोसिएटेड था 1-2 डिपार्टमेंट के साथ, 50-50 साल से स्कीमें चल रही हैं। कोई रिव्यू, कोई मिशन, कोई उसका आंकड़ा, कभी उनका नया चेंज होना। तो ये एक ढांचा जो है हमें अपना माइंडसेट को गवर्नमेंट में भी बदलने की आवश्यकता होगी, और साथ साथ जो किसानों को भी आगे आना होगा, चाहे वो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हो, सपोर्ट मिल रहा है, पर वो सपोर्ट का फ़ायदा तभी हो पाएगा जब उन्हें सब चीज़ों का पता हो, और उन चीज़ों का पता कई किसानों को है ही नहीं कि क्या क्या उनकी सुविधाएं जो सरकार की स्कीमों में है वो उनको पता ही नहीं है। और उसको एकत्रित करके पहुंचाने के लिए हरवीर जी, मैं तो कहूँगा कि आप ये भी एक बीड़ा उठाइए कि कौन कौन सी स्कीमें हैं, किस किस का फ़ायदा है, किस किस से मिलने की ज़रूरत है, किसका टेलीफोन नंबर खड़खड़ाया जाए, और कहाँ से वो सुविधाएं और उसको ज्ञान को लिया जाए।
किसानों को इन बातों का भी ज्ञान नहीं है। मैं हरियाणा का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और हमें 6 महीने लगे थे कि क्या क्या स्कीम है। उसकी एक बुकलेट निकाली, उस बुकलेट को निकाली तो वो हर 6 महीने फिर पुरानी हो जाती है, तो उसको भी रिन्यू करना पड़ता है, क्योंकि आदमी ट्रांसफ़र हो गया, स्कीम बदल गई, स्कीम में बदलाव आ गया। तो ये एक बहुत आदान प्रदान और आपस में योगदान होने की आवश्यकता है। उसके लिए मीडिया का बहुत रोल रहेगा। और रूरल वॉइस को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं शुरू से इनको देखता आ रहा हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि ये कमिटेड हैं। और ऐसे प्लेटफॉर्म को न्यूट्रल होने की बहुत आवश्यकता है। ये नहीं कि मैं इनके कहे कह रहा हूँ, इनके कहे कह रहा हूँ। मैं भी टास्क चला रहा हूँ, तो टास्क में मेरे साथ कई जुड़े हुए हैं, पर बात वही करते हैं हम जो सही है, जो देश के हित की है। सपोर्ट तो सभी को चाहिए। अब यहाँ कह दो कि ये बायर दे रहे होंगे पैसा या ये धानुका जी दे रहे होंगे तो आप बात उनकी कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। पर चाहिए वो, उसके बिना आप लोगों को बुलाना मुश्किल है। तो ये एक बहुत आवश्यक है कि हम न्यूट्रल रहें और अपने को किसानों तक वो सोच ले जाए जो उनके हित के लिए है, ताकि वो जो है सेल्फ रिलायंट हो सकें। धन्यवाद।